हारने को कुछ बचा नहीं, जीतने को सारा जहान बाकी है। अभी तो सिर्फ पर आए हैं, उड़ने को तो पूरा आसमान बाकी है। मुझे हराने के लिए कितना भी तेज़ी से दौड़ ले ए दुनिया, मगर मेरी जंग तुमसे नहीं, अभी खुद से बाकी है। दोस्तों, हम अक्सर रेस में लग जाते हैं और आजू बाजू के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं उन पर ध्यान देते हैं, और हमारा ध्यान खुद से चला जाता है। उनका कितना सिलेबस हो गया है, उन्होंने कौन कौन सी टेस्ट दे दी है, उस पर ध्यान होता है, और फिर हमारी कितनी प्रिपरेशन हुई है वो हम भूल जाते हैं। लेकिन हमें हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो कर कर ही सक्सेस मिल सकती है। इसीलिए आपकी जो जंग है वो आपके ही साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं है। आपकी रेस आपके ही साथ है और किसी के साथ नहीं है। इसीलिए आपको सक्सेस आप ही दिला सकते हो और कोई नहीं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है कि ब्लैक कार्बन सूट के बारे में आपको सही स्टेटमेंट जो है वो पहचानना है। अब सूट में फाइन ब्लैक पार्टिकल्स इंक्लूड किए जाते हैं, उसी के साथ साथ चीफली कंपोज्ड कार्बन जो है ये भी इंक्लूड किया जाता है, जो कि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल के द्वारा बनाया जाता है। अब कोल के साथ यहाँ पर ऑयल भी होता है, वुड भी होता है और बाकी के फ्यूल्स भी होते हैं। दूसरा यहाँ पर आता है कि वो वाटर बॉडीज़ में एंटर नहीं कर सकते हैं, उस वजह से ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ये फिट नहीं होते हैं, अनफिट होते हैं। उसी के साथ साथ हाईली पॉइजनस भी होते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये एंटर कर सकते हैं, कैनॉट एंटर, ये गलत है। जवाब रहेगा A1 ओनली। फाइन ब्लैक पार्टिकल्स चीफली कंपोज्ड ऑफ कार्बन प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल, ऑयल, वुड एंड अदर फ्यूल्स। अब इसमें एसिड्स, केमिकल्स, मेटल्स, सॉइल्स और डस्ट भी होते हैं। ये इमिट किए जाते हैं गैस और डीजल इंजन से, उसी के साथ साथ कोल फायर्ड पावर प्लांट से, और बाकी ऐसे प्रोसेस जहाँ पर फॉसिल फ्यूल जो है वो बर्न किया जाता है, और इसे हाईली कार्सिनोजेनिक भी कहा जाता है। और ये वाटर बॉडीज़ में एंटर करते हैं, जिससे कि ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो काफ़ी अनफिट होते ही हैं, उसी के साथ साथ हाईली पॉइजनस भी होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो साइंटिस्ट ने ब्लैक सूट ट्रांसफॉर्म किया है बून फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट प्रपोज किया है री इंटीग्रेशन पॉलिसी मिलिटेंट्स के लिए, ताकि वो जो आर्म्स है वो गिव अप कर सके और मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर सके। तो इसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस पॉलिसीज़ है उसके बारे में हमको स्टेटमेंट पहचानना है। तो जम्मू एंड कश्मीर रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़ 2004 के तहत ऐसे टेररिस्ट जो अपना हार्ट चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि नॉर्मल लाइफ में आना चाहते हैं, उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि वायलेंस जो है उसे वो छोड़ सके और मेन स्ट्रीम को ज्वाइन कर सके और नॉर्मल लाइफ जी सके। और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2010 के तहत वो एम करता है इनिशिएटिंग रिकॉन्सिलिएशन एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है वो हो सके इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, किनके लिए, ऑफ पीपल हु लेफ्ट और ज्वाइंड आर्म्ड ग्रुप्स। तो यहाँ पर देखिए पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, दूसरा जो है वो भी बिल्कुल सही है। जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2004 की जो पॉलिसी है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जो टेररिस्ट है, जो अपना हार्ट चेंज करना चाहते हैं, वायलेंस के बजाय नॉर्मल लाइफ जो है वो जीना चाहते हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, वोकेशनल ट्रेनिंग भी इन्हें दी जाएगी, और स्टाइपेंड 2000 तक का फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए भी उन्हें दिया जाएगा। और 2010 की अगर पॉलिसी देखते हैं तो उसमें जो भी एक्स मिलिटेंट्स है जम्मू एंड कश्मीर के, उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएगी। यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर ड्राफ्ट ऑफ रिटर्न पॉलिसी फॉर मिलिटेंट्स ₹6000 स्टाइपेंड जॉब्स। नेक्स्ट यहाँ पर आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बेसिकली क्या है, तो जब भी इलेक्शंस जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन यही कहता है कि इट कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट द इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस अंटिल द डेट दैट रिजल्ट्स आर आउट। मतलब कि जब डेट्स अनाउंस किए गए हैं वहाँ से लेकर तो जब रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा। दूसरा आता है कि पब्लिक मीटिंग्स ड्यूरिंग 48 आवर्स पीरियड बिफोर द आवर फिक्स्ड फॉर द क्लोजिंग ऑफ पोल इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये एक स्टैट्यूटरी बैकिंग के साथ है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, और तीसरा जो है वो गलत है। स्टैट्यूटरी बैकिंग इसको नहीं मिली हुई है, ये कन्वेंशन के हिसाब से है, और कन्वेंशन कई बार तोड़े भी गए हैं। तो यहाँ पर जवाब रहेगा A1 और 2। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जब इलेक्शंस के डेट फिक्स किए जाते हैं, जैसे कि अभी शेड्यूल फिक्स किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लगाया गया, और जब रिजल्ट आउट होंगे तब तक ये रहेगा।
और दूसरा अगर हम देखते हैं तो इसे स्टैट्यूटरी बैकिंग जो है वो नहीं मिली है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, उसमें कोई भी जो पॉलिसीज़ है वो अनाउंस नहीं की जा सकती है। उसी के साथ साथ आप जो सरकारी गाड़ियां हैं उसके साथ रैलीज नहीं कर सकते हो। मतलब यहाँ पर खुद पार्टी जो है उसके पैसों के साथ सब कुछ करेगी, सरकारी चीज़ों के साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू इफेक्ट विथ रेफरेंस टू 103rd अमेंडमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके बारे में बोला गया है कि अमेंडमेंट आर्टिकल 16 को किया गया, जिसमें 10% रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लिया गया पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। और ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया गया है उससे डिफरेंट है। दूसरा आता है कि ये जो अमेंडमेंट है इज द इंक्लूजन ऑफ SC ST OBC और अदर बेनिफिशियरी ग्रुप जो है अंडर आर्टिकल 15(4), 15(5), 16(4 एज अ बेनिफिशियरी ऑफ 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन। तो यहाँ पर देखिए पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। और ये जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं आर्टिकल 15 और 16 में, इसमें SC ST और OBC जो है इसका एक्सक्लूजन है, मतलब इनका इंक्लूजन नहीं है इसमें। जो भी ओपन कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के जो लोग थे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से थे, उन्हें यहाँ पर 10% रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो ये गलत है, तो जवाब रहेगा 1 ओनली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, और जो SC ST और OBC है उन्हें एक्सक्लूड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। अब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर आपको पता होगा, मतलब जो यहाँ पर पैसों का कांड करके बाहर देश भाग गए हैं। अब पहला फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर किसे घोषित किया गया था, तो विजय माल्या जो है उन्हें फर्स्ट भारत का फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया गया था। इसमें क्या है, इट अलाउज फॉर डिक्लेयरिंग अ पर्सन एज अ ऑफेंडर, मतलब किसे ऑफेंडर घोषित किया जाता है जिसके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट हो और जिसने जो पैसों का घपला है वो 1 करोड़ से ज़्यादा किया हो। और स्पेशल फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकता है कॉन्फिस्टिकेट करने का फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की प्रॉपर्टी, जो कि बेनामी भी हो सकती है, एंड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन एंड आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पर देखिए दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला गलत है। यहाँ पर 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ है, इसलिए जवाब रहेगा 2 ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी इंसान यहाँ पर पैसों का कुछ घपला करके भागा है 100 करोड़ से ज़्यादा और उसके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट रहना ज़रूरी है, उसे हम फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कहेंगे। और उसी के साथ साथ जब वो इंडिविजुअल रिफ्यूज़ करता है यहाँ पर आने के लिए कि नहीं मुझे नहीं आना है उस देश में, तब उसे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कहेंगे। और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, बेनामी हो, बाहर हो, यहाँ हो, सब कुछ कन्फिस्केट कर सकते हैं। अब इसमें से कौन सी डिसीज़ टारगेट की गई है थ्रू मिशन इंद्रधनुष्य? आपको पता होगा इंद्रधनुष्य 7 कलर 7 डिसीज़ कौन कौन से हैं इसमें, हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो। तो इसमें तीनों भी जो है वो इंक्लूड किए गए हैं, जवाब रहेगा D 1 2 3। अब मिशन इंद्रधनुष्य क्या है, ये एक हेल्थ मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें इम्यूनाइज जो है वो करना चाहते हैं चिल्ड्रन को अंडर द एज ऑफ 2 ईयर्स। उसी के साथ साथ जितनी भी प्रेग्नेंट वीमेन हैं उन्हें भी अगेंस्ट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज जो कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसमें डिप्थेरिया, वुपिंग कफ, टिटेनस, पोलियोमिथिस, ट्यूबरकुलोसिस, मेसल्स, हेपेटाइटिस बी, ये सारे आते हैं। उसी के साथ साथ जैपनीज एनसेफेलिटीज और उसी के साथ साथ हेमियोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये भी इंक्लूड किए गए हैं। और 2016 में 4 एडिशन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, रुबेला, जैपनीज एनसेफेलिटीज, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, बाइवैलेंट और रोटा वायरस। तो ये भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि वुड स्नेक के बारे में आपको सही स्टेटमेंट पहचानना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। अब ये जो वुड स्नेक है ये एंडेमिक है मेघामलाई फॉरेस्ट को और पेरियार टाइगर रिजर्व लैंडस्केप। उसी के साथ साथ वुड स्नेक को कंसिडर किया जाता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड अंडर IUCN रेड लिस्ट। अब मैंने आपको कई बार बताया है कि IUCN रेड लिस्ट में अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कि लीस्ट कंसर्न, उसी के साथ साथ वल्नरेबल, उसी के साथ साथ एंडेंजर्ड, उसी के साथ साथ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट एंड एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। तो इसके तहत यहाँ पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है ये टैग दिया गया है वुड स्नेक को।
तो यहाँ पर देखिए पहला जो स्टेटमेंट है तो बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि देखिए 140 साल तक ये जो स्पीशीज़ है हमें देखने को नहीं मिली थी। 140 साल के बाद अभी फिर से रिडिस्कवर हुई है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहाँ से आएगा? क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब तो है कि वो है लेकिन बहुत कम संख्या में है, लेकिन 140 तक ये दिखे ही नहीं तो एक्सटिंक्ट घोषित कर देंगे ना, तो इसीलिए इसका जवाब रहेगा वन ओनली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीशीज़ ऑफ वुड स्नेक जो है, जो कि 140 साल तक नज़र नहीं आए, फिर से ये नज़र आने लग गए हैं मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और ये एंडेमिक है मेघामलाई फॉरेस्ट को और पेरियार टाइगर रिजर्व लैंडस्केप को। यहाँ पर आप देख सकते हो वुड स्नेक जो कि 1878 में लास्ट सीन किया गया था, फिर से रिडिस्कवर किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा मेघामलाई फॉरेस्ट पेरियार टाइगर रिजर्व एरिया में। और ये जो डिस्कवर किया गया है ये 235 mm लॉन्ग है और यूनिफॉर्म ब्लैक कलर इसका दिखाई दिया है। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।